नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। क्षमा चाहते हैं मुझे आज की वीडियो थोड़ा अपलोड करने में टाइम लग गया किसी कारणवश। आज की टॉपिक हमारी बाल मनोविज्ञान की पांचवी टॉपिक है। पांचवी टॉपिक का भाग एक है, क्योंकि भाग एक दो करके ही बनाना पड़ेगा। जीन पियाजे वाइगोत्स्की कोहलवर के डिटेल में समझाना पड़ेगा, ताकि आपका एक भी प्रश्न कहीं से भी छूटे ना। अगर जीन पियाजे से रिलेटेड कोई भी प्रश्न कर रहा है तो आप उसको हल करो, आपसे वह छूता हुआ जाए, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा मेरा टारगेट है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। अब यहाँ पर है भाग एक में। देखिए, पहले इनके बारे में जान लीजिए आप। संज्ञानात्मक के क्षेत्र में सबसे प्रभावशाली मनोवैज्ञानिक है। अगर आपके सीटेट के एग्जाम में आ जाता है कभी कि संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में सबसे प्रभावशाली मनोवैज्ञानिक निम्नलिखित में से कौन है, तो अगर जीन पियाजे का नाम दिया है तो आप जीन पियाजे के अलावा किसी को मत लगाइएगा। ट्रिक चाहे कहीं भी किसी भी बुक में मिले, आपको कहीं से भी सोर्स मिले, पर इनके अलावा ट्रिक मत लगाइएगा किसी का, क्योंकि इनसे ज़्यादा प्रभावशाली कोई था ही नहीं। सर्वप्रथम इन्हीं का और अभी भी इनका सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है, जो भी दिया गया सिद्धांत है। अब आ गया जीन पियाजे का जन्म 9 अगस्त 1896 में हुआ था। और कब हुआ था, कहाँ हुआ था? स्विट्जरलैंड में। ये स्विस मनोवैज्ञानिक थे और इनकी मृत्यु यहाँ कब हुई थी? 1980 में। अब कब इन्होंने अपना संज्ञानात्मक विकास का प्रतिपादन किया, ये भी प्रश्न कर सकता है। यानी अल्फ्रेड बिने का नाम आपने सुना है, जो बुद्धि परीक्षण के लिए माने जाने मनोवैज्ञानिक हैं। तो अल्फ्रेड बिने की प्रयोगशाला में बुद्धि परीक्षण कर रहे थे इनके साथ सहयोगी रूप में। उसी समय कार्य करते हुए इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का प्रतिपादन किया। अब बात आती है पियाजे के। अब देखिए, पियाजे ने बच्चों में वास्तविकता के स्वरूप में चिंतन करने, उसकी खोज करने, उसके बारे में समझ बनाने तथा उनके बारे में तथा बालक के उनके बारे में तथा सूचनाएं एकत्रित करने की क्षमता बालक के परिपक्वता स्तर तथा बालक के अनुभवों की पारस्परिक अंतःक्रिया द्वारा निर्धारित होती है। यानी इनका मानना है कि जो बच्चे वास्तविकता के स्वरूप का चिंतन करते हैं, जो उनके सामने घटित होता है, जो चीज़ें वह देखते हैं, सुनते हैं प्रत्यक्ष रूप से, उनके सामने जो घटित होता है उसके स्वरूप का वह चिंतन करने और उसकी खोज करने, उसके बारे में जो सोचते हैं, खोज करते हैं, कल्पना करते हैं और उसके बारे में समझ बनाने, यानी जो बोध करते हैं, उसके बारे में अलग अलग तरीके से इमेजिन करके उसके आंसर के लिए जो अपने अंदर क्वेश्चन से आंसर बनाते हैं, उसके लिए कह रहे हैं। तथा उनके बारे में सूचनाएं एकत्रित करनी, यानी जानकारी इकट्ठा करके कि यह चीज़ क्या है, कैसे है, क्यों है, उसके बारे में सूचनाएं एकत्रित करने की क्षमता बालक के परिपक्वता स्तर तथा बालक के अनुभवों की पारस्परिक अंतःक्रिया द्वारा निर्धारित होती है। क्या? यह हो गया आपका संज्ञानात्मक। ठीक है, यानी इन्होंने कहा है कि बालक के अंदर संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है? स्वरूपों का चिंतन करने, उसकी खोज करने, समझ बनाने तथा उसके बारे में सूचनाएं एकत्रित करने और परिपक्वता स्तर तथा बालक के अनुभवों की पारस्परिक अंतःक्रिया द्वारा निर्धारित होती है। अगर ये सब चीज़ें नहीं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अलग अलग पॉइंट में मैंने एक साथ लिख दिया, लेकिन ये सारे आपके एक एक क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके माध्यम से ही बच्चे में संज्ञानात्मक विकास होता है। अगर ये सब चीज़ें, ये सब क्षमताएं, ये सब स्किल्स बच्चे के अंदर ना रहें तो उनमें क्षमताएं संज्ञानात्मक विकास नहीं हो पाएगा। कौन कौन सी स्किल्स? यानी वास्तविकता के स्वरूप के बारे में चिंतन करने की क्षमता, उनकी खोज करने की क्षमता, उसके बारे में समझ बनाने की क्षमता, जो हम अलग अलग तरीके से इमेजिन करके अलग अलग समझ बनाते हैं, अपने दिमाग में सोचते हैं कि ऐसे भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है, ये चीज़ें। फिर उनके बारे में सूचनाएं एकत्रित करने की क्षमता, जैसे हम किसी भी कार्य को करने के लिए उसके पहले जो है सॉल्व सोर्स ढूंढते हैं कि ये कैसे सॉल्व हो सकता है, इसका कारगर दबा क्या है, इसकी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें ढूंढते हैं। और परिपक्वता स्तर, यानी जो उनकी मैच्योरिटी होती है, सोचने समझने की शक्ति और आईक्यू लेवल और एज जो होती है, उनको बता रहे हैं परिपक्वता स्तर। और उसके बाद कह रहे हैं बालकों के अनुभव की पारस्परिक अंतःक्रिया, यानी बालकों के जो अनुभव होते हैं, जो पहले सीख चुके होते हैं, इन सब का मिला के जो है पारस्परिक अंतःक्रिया द्वारा ही बच्चे में संज्ञानात्मक विकास कितना होगा वह निर्धारित होता है। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब आगे आ गया पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण संप्रत्ययों को समझना आवश्यक है। यानी इनके कुछ संप्रत्यय इनके द्वारा दिए गए हैं और यह सिद्धांत के पहले इसको इन्होंने संप्रत्यय को पहले दिया कि ये संप्रत्यय हैं, इसके आधार पर जो है बच्चों में संज्ञानात्मक विकास होता है। तो वो संप्रत्यय निम्नलिखित हैं। इन संप्रत्ययों को भी आपको नोट डाउन क्रम के अनुसार करना होगा,
क्योंकि कभी कभी संप्रत्यय के बारे में भी क्वेश्चन कर लेता है, निम्नलिखित में से जीन पियाजे का द्वारा दिया गया संप्रत्यय नहीं है या कौन है, ऐसे भी। या तो प्रश्न कभी कभी कर सकता है जीन पियाजे द्वारा दिए गए संप्रत्यय अनुकूलन से संबंधित है, तो अनुकूलन से संबंधित जैसे इसी को आपका आंसर बना देगा। अनुकूलन वह प्रक्रिया है जिसमें बालक अपने को बाहरी वातावरण के साथ समायोजन करने की कोशिश करता है। तो आप तुरंत जान पाएंगे कि यह अनुकूलन से संबंधित ही है। अनुकूलन के अंतर्गत ही इस प्रकार का व्यवहार और इस प्रकार की प्रतिक्रिया बालक से होती है। और अनुकूलन के दो भाग हैं, उप संप्रत्यय कहें तो वैसे उप संप्रत्यय हैं, यानी आत्मसातीकरण और समायोजन। इसको आप नोट डाउन करके ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी पूछ देता है कि आत्मसातीकरण निम्नलिखित में से किसका अंग है या किसका भाग है, तो आप बता पाएंगे। या पूछ लेता है कि जीन पियाजे द्वारा संप्रत्ययों में अनुकूलन को कितने भागों में बांटा है, तो 2 भागों में बांटा है। उनके नाम है आत्मसातीकरण और समायोजन है। ठीक है, अब उसके बाद आ गया आत्मसातीकरण। पहले अब अनुकूलन के दोनों भागों। आत्मसातीकरण क्या होता है, यानी कह रहे हैं कि बौद्धिक संरचना में नई सूचना या जानकारी जोड़ लेने या व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को आत्मसातीकरण कहते हैं। इसमें बालक किसी भी समस्या के समाधान के लिए पूर्व सीखी गई मानसिक प्रक्रियाओं का सहारा लेता है। अर्थात आत्मसातीकरण की प्रक्रिया, देखिए आत्मसातीकरण क्या है, और या तो इसको क्वेश्चंस बना देगा, इसको आंसर बना देगा कि निम्नलिखित में से उपरोक्त पंक्ति जो है किससे संबंधित है, तो ऐसे दे देगा आत्मसातीकरण, समायोजन, या कोई दे देगा यहाँ से अनुकूलन, ऐसे दे देगा। तो आप जब सारे पॉइंट के अर्थ को और सारी चीज़ों को जानते रहेंगे तो आप पहचान जाओगे कि यह किस हेडिंग से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए, बौद्धिक संरचना में नई सूचना या जानकारी जोड़ लेने या व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को आत्मसातीकरण कहते हैं। बौद्धिक संरचना यानी जो समझ की संरचना होती है, उसमें नई सूचना या जानकारी को जोड़ लेना, उसमें कोई और नई जानकारी, नई समझ आ गई, उसमें एक साथ मिला लेना, एडजस्ट कर लेना उसके साथ, व्यवस्थित, और उसको व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को आत्मसातीकरण कहते हैं। जैसे आपको मान लीजिए साइकिल चलाना आ रहा है और आप स्कूटर चलाना भी, मोटरसाइकिल चलाना भी सीख लिए, तो क्या है, साइकिल चलाने में हैंडल संभालना पड़ता है, पैडल लगाना पड़ता है। तो आप पैडल की तरफ देखते नहीं हो, हैंडल की तरफ देखते हो, सामने देखते हो रास्ते पे। तो वैसे ही आप जब मोटरसाइकिल सीखते हो तो आप क्या करते हो, आप बौद्धिक संरचना में नई सूचना की जानकारी को जोड़ लेते हो। यानी साइकिल चलाने वाले जो अनुभव हैं, उसका जो आपके दिमाग में संरचना बना है, उसको मोटरसाइकिल चलाने की नई जानकारी में आप जोड़ लेते हो, और उसको व्यवस्थित करने की प्रक्रिया क्या होती है, यानी जैसे पैडल लगा रहे हैं वैसे गियर चलाएंगे, जैसे हैंडल चला रहे हैं क्लच दबाएंगे, ऐसे आगे देखेंगे। तो इन सब की प्रक्रिया को आत्मसातीकरण कहते हैं। क्या कह रहा है, इसमें बालक किसी भी समस्या के समाधान के लिए पूर्व सीखी गई मानसिक प्रक्रियाओं का सहारा लेता है। यानी जो भी जब बालक के सामने समस्या आती है तो उस समस्या को सॉल्व करने में बालक क्या करता है, वह अपने पूर्व सीखी गए चीज़ों को, बातों को, उसमें यहाँ पर सहयोग लेता है उससे, कि हमारे पहले द्वारा सीखी गई चीज़ों और बातों के माध्यम से हम इस समस्या में कितना जो है हेल्प ले सकते हैं, उसको आत्मसातीकरण कहते हैं। अब आपका आ गया समायोजन। समायोजन में देखिए, यह वह प्रक्रिया है जिसमें बालक नए अनुभवों की दृष्टि से पूर्ववर्ती संरचना में सुधार लाने या परिवर्तन लाने की कोशिश करता है, जिसमें वह वातावरण के साथ समायोजन कर सके। यानी कह रहे हैं कि यह वह प्रक्रिया है जिसमें बालक क्या करता है, नए अनुभव, जो उसके पास नए नॉलेज आते हैं, नए अनुभव आते हैं, अनुभवों की दृष्टि से, यानी जिस प्रकार का जो उसके पास नॉलेज अनुभव आता है, उसी प्रकार की सोच के साथ वह पूर्ववर्ती संरचना में सुधार लाता है, यानी जो पहले सीखा है उसमें सुधार लाता है। और या तो कह रहा है परिवर्तन लाने की कोशिश करता है। जैसे आप कोई चीज़ सीखे हो और आपको उसी प्रकार की कोई चीज़ और सीखने को मिल गई, तो आप पहले समय में सीखी गई चीज़ों में क्या करते हो, सुधार और लाते हो, बेहतर ढंग से आप करना चाहते हो कि इससे भी बेहतर हम उसको कर सकें। अब कह रहे हैं जिसमें संप्रत्यय, व्यवहार आदि में परिवर्तन नए वातावरण के साथ अनुकूलन करता है, जिसमें बालक क्या करता है, अपनी योजना, संप्रत्यय, व्यवहार आदि में परिवर्तन लाकर नए वातावरण के साथ अनुकूलन करता है।
इन सारे पॉइंट को आप पढ़ के रखिएगा। इसको या तो प्रश्न बनाएगा, इसको आंसर बनाएगा, इसको आंसर बनाएगा। जीन पियाजे द्वारा दिए गए अनुकूलन से संबंधित उप समायोजन यानी उप संप्रत्यय में समायोजन से संबंधित कौन सी पंक्ति सही है, ऐसे करके दे देगा। तो जब सही का मतलब यही इसी में से पंक्ति बना के छांट के देगा, आपको कहीं और से नहीं देगा, इसी में से देगा। जब इससे रिलेटेड जो पंक्ति है आंसर्स है, अगर उसको आप बढ़िया से डिटेल में पढ़े हो तो आप आराम से इसको हल कर सकते हो, पहचान सकते हो कि ये पंक्ति समायोजन से रिलेटेड है या समायोजन से रिलेटेड कौन सी पंक्ति है, ऐसा कर सकते हो। अब आपका नेक्स्ट क्या है, साम्य धारण यानी अनुकूलन के बाद दूसरा पॉइंट है साम्य धारण। अब इसमें देखिए साम्य धारण वह प्रक्रिया, आप कहोगे साम्य धारण क्या है, तो साम्य धारण को जानने के लिए आप देखो इसका आंसर। साम्य धारण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक आत्मसाती और समायोजन के बीच संतुलन स्थापित करता है। यानी अनुकूलन के जो उप संप्रत्यय हैं आत्मसातीकरण और समायोजन, उन दोनों के बीच जब बच्चा संतुलन बनाता है, बैलेंस बनाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, साम्य धारण प्रक्रिया। ठीक है। अब कैसे होता है, अर्थात जब किसी बालक के आगे जब कोई समस्या आती है जिसका पूर्व अनुभव बालक को नहीं होता है, तो वह पूर्व अनुभूति के साथ उसे आत्मसात करता है। फिर भी अगर समस्या का हल नहीं होता तो वह अपने पूर्व अनुभव को अपने अनुसार रूपांतरित करता है। अर्थात वह संतुलन बनाए रखने के लिए आत्मसातीकरण और समायोजन दोनों की प्रक्रिया करना शुरू कर देता है। यानी बालक के सामने सही सीधे में मोटे मोटे में हम पढ़ेंगे कि बालक के सामने अगर कोई ऐसी समस्या आती है जब उसका कोई पूर्व अनुभव उसके पास नहीं हो और वह उसके लिए नई हो, तो क्या करेगा, समस्या आती है तो जिसका उसके पास पूर्व अनुभव बालक के पास नहीं होता है, तो वह क्या करता है, अपने पूर्व अनुभव जो भी उसका रहता है, इससे कोई भी रिलेटेड रहे या ना रहे, उस पूर्व अनुभव को क्या करता है, उसके साथ उसे आत्मसात करता है, यानी उसमें मिला लेता है, उसी की तरह उसको करना चाहता है। फिर भी अगर समस्या नहीं हल होती है तो क्या करता है, वह अपने पूर्व अनुभव को अपने अनुसार रूपांतरित कर लेता है। यानी इस समस्या के लिए समस्या को हल करने के लिए अपने पूर्व वाले अनुभव को इसमें भले काम ना दे, वह अपने अनुसार से उसमें काम ले लेता है। अर्थात करें कि इसी संतुलन को बनाए रखने के लिए आत्मसातीकरण और समायोजन दोनों प्रक्रिया करना शुरू कर देता है। यानी बालक उसको एक्सेप्ट भी करता है और उसके साथ मैनेज एडजस्ट भी करता है, एक्सेप्ट भी करता है, एडजस्ट भी करता है। यानी आत्मसातीकरण समायोजन दोनों, एक्सेप्ट एडजस्ट, ठीक है, उसको स्वीकार करता है और स्वीकार करने के बाद उसके साथ तालमेल बैठाता है। अब आ गया आपका तीसरा, संरक्षण। इस प्रक्रिया के अंतर्गत बालक में एक और वातावरण के परिवर्तन तथा स्थिरता में अंतर करने की क्षमता उत्पन्न करता है। बालक क्या करता है इस प्रक्रिया में, संरक्षण में, इस प्रक्रिया में बालक के सामने कोई भी समस्या आती है, कोई भी कार्य आता है, तो वह क्या करता है, एक और वह क्या करता है, वातावरण में परिवर्तन तथा स्थिरता में अंतर करने की क्षमता उत्पन्न करता है अपने अंदर। यानी वातावरण में जो बदलाव आता है और उसमें कैसे स्थिर रहना है, उसमें अपने आप में क्षमता उत्पन्न करता है, वातावरण को समझता है, अनुभव लेता है। और दूसरी ओर क्या होता है, वस्तु के रंग रूप परिवर्तन की क्षमता उत्पन्न करता है। यानी वस्तु को समझने के लिए भी अपने अंदर क्षमता उत्पन्न करता है। यानी हर तरफ से प्रोटेक्टेड बिहेव करता है, ताकि जो है हम वातावरण में भी अपने आप को एडजस्ट कर सकें और इस वस्तु को, इस चीज़ को भी हम समझ सकें। और इसी को प्रश्न बना के देगा और इसमें इसको आंसर बना देगा, या इससे बोलेगा कि संरक्षण निम्नलिखित में से किस पंक्ति से संबंधित है। तो आपको ये पंक्ति जब आप जानते रहेंगे तो कोई भी पंक्ति इससे मिलती जुलती आएगी तो आप पहचान जाएंगे कि संरक्षण यही कहता है। अब आ गया आपका चौथा, संज्ञानात्मक संरचना। अब इसमें देखिए जीन पियाजे जी ने क्या कहा है, पियाजे ने मानसिक योग्यता को संज्ञानात्मक संरचना की संज्ञा दी है। यानी जीन पियाजे ने जो बच्चों में मानसिक योग्यता होती है, जो टैलेंट होता है, उसी को संज्ञानात्मक संरचना की संज्ञा दिया है, उसी को बताया है। इसके अनुसार भिन्न भिन्न आयु में बालकों में संज्ञानात्मक संरचना भिन्न भिन्न हुआ करती है। यानी जीन पियाजे का कहना है कि अलग अलग बालकों में, अलग अलग आयु वर्ग के बालकों में जो समझ की संज्ञानात्मक संरचना होती है वह अलग अलग होती है, एक समान नहीं रहती। इसको देखिए, नोट डाउन करिएगा,
ये चीज़ें पॉजिटिव बना के यहाँ पर दिया, लेकिन निगेटिव बना के दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन संज्ञानात्मक संरचना से संबंधित लाइन नहीं है, या जीन पियाजे ने निम्नलिखित में से किस पंक्ति पर बल नहीं दिया है। तो इसको जान लीजिएगा कि इसमें क्या है, संज्ञानात्मक संरचना जब हमारी बनती है, जीन पियाजे ने कहा है कि भिन्न भिन्न आयु वर्ग, भिन्न भिन्न बच्चों में संज्ञानात्मक संरचना अलग अलग होती है, एक समान नहीं होती है। और क्या कह रहे हैं, बढ़ती हुई आयु के साथ यह संज्ञानात्मक संरचना सरल से जटिल बन जाती है। यानी जैसे जैसे बालक बड़ा होता है वैसे वैसे संज्ञानात्मक संरचना, जो समझ की सोच की संरचना है, वह सरल से जटिल की ओर जाती है, जटिल से सरल की ओर नहीं जाती। इस पॉइंट को नोट डाउन करना, इस क्वेश्चंस में आपको बहुत गहरे तरीके से फंसा सकता है इस लाइन में। देखिए, जो भी हमने क्वेश्चंस दिए हैं, आपके 15 नंबर स्टार्टिंग कंटेंट और आपके पेडागॉजी 15 नंबर, दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस मोस्ट करके दिए हैं। हम ऐसे नहीं है कि एक एक दो दो क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव करके समझाते रहें, उसमें टाइम पास करते रहें। आपको एक टोटल निचोड़ मैं तैयार करता हूँ एक डिटेल में थियरी तरीके से, ताकि आप इसको अच्छे से पढ़ लो और समझ लो, रटो मत, समझ लो। तो इससे रिलेटेड कितनी भी प्रश्न बन पाएँ आप हल कर लो उसको, मेरा टारगेट यही है। अब आगे है पांचवा, मानसिक संक्रिया, यानी जो सोच विचार के माध्यम से जो क्रिया होती है उसको बनाए। जब बालक किसी समस्या का समाधान करना शुरू करता है तो उसकी मानसिक संक्रिया सक्रिय हो जाती है, इसे ही मानसिक संक्रिया कहते हैं। यानी कह रहे हैं, जीन पियाजे ने कहा कि मानसिक संक्रिया वह होती है जब बालकों के सामने कोई समस्या समाधान शुरू होता है, समस्या दी जाती है और उसके समाधान के लिए उसको एक्टिव किया जाता है, तो बच्चा जो सोचता है, जो एक्टिव होता है, जिस प्रकार की क्रियाकलाप करता है, उन्हीं सबको हम मानसिक संक्रिया कहते हैं। अब देखिए स्कीम्स क्या है, स्कीम्स का वर्ड इन्होंने इस्तेमाल किया। करें व्यवहार के संगठित पैटर्न जिसे बार बार दोहराया जाता है उसे स्कीम्स कहते हैं। यानी व्यवहारों का संगठन, मानसिक क्रियाओं का प्रदर्शन, यानी जो भी बच्चा सीखा रहता है उस मानसिक क्रियाओं का प्रदर्शन, जब व्यवहारों का टोटल अनुभव का जब किसी समस्या के सॉल्विंग के लिए हल करने के लिए जब देता है परफॉर्म, तो उसी को जीन पियाजे ने स्कीम्स बोला है। इसको जानते रहिएगा आप। अब देखिए, इसी से मिलता जुलता स्कीमा है। अब क्या करें, इसमें अब स्कीमा का यूट्यूब पे ढेर सारे एक्सपर्ट लोगों की वीडियो पड़ी है, आप कहीं से भी इसको अच्छे ढंग से और भी समझ सकते हैं, अगर यह आपको संतुष्टिजनक ना रहे तो। और नहीं तो कमेंट के माध्यम से आप बताइएगा, मैं स्कीमा के बारे में एक अलग वीडियो बना दूंगा। फिलहाल अभी अब टॉपिक हम सभी को तैयार करना है पूरी टोटल, उसके बाद ही हम लोग फुटकर की तरफ बढ़ेंगे, जहाँ पर जो चीज़ें छूटी रहेंगी, जो समझाने लायक रहेंगी। स्कीमा का मतलब क्या कह रहे हैं, ऐसी मानसिक संरचना या क्रिया से है जिसका सामान्यीकरण संभव हो। स्कीमा का मतलब, जैसे देखिए, बालक कोई भी चीज़ देखा है, जैसे बचपन में अगर कुत्ते को देखा है, अगर बाद में बकरी को देख लिया, तो बकरी को देखकर फिर वह क्या करता है, मानसिक संक्रिया, मानसिक क्रिया करता है। यानी सोचता विचारता है कि कुत्ते की भी 4 पैर हैं, पूँछ है, सफ़ेद कलर का, बकरी भी सफ़ेद कलर की है। तो वह जो सामान्यीकरण दोनों में करता है, कुत्ते और बकरी में मिलाता है, मेल मिलाता है कि यह भी सफ़ेद है, यह भी है, यह बकरी नहीं कुत्ता है, तो उसी को बोलते हैं स्कीमा। यानी वो अपने अंदर, अपने मस्तिष्क में एक स्कीमा तैयार करता है और चीज़ों को तुलनात्मक ढंग से अंदर मानसिक संक्रिया करता है। अब आगे आपका आ गया विकेंद्रण। यानी विकेंद्रण का मतलब क्या कर रहे हैं, इस संप्रत्यय का संबंध यथार्थ चिंतन से होता है। यथार्थ चिंतन का मतलब जो वास्तविक रूप से किसी अर्थ के रूप में हो। अब कह रहे हैं कि जब कोई बालक किसी समस्या के समाधान के संबंध में किस सीमा तक वास्तविक ढंग से सोच विचार करता है, उसे विकेंद्रीकरण कहते हैं। यानी जीन पियाजे ने बताया है कि किसी भी समस्या के समाधान के लिए, वास्तविक समाधान के लिए, बालक किस प्रकार की सोच विचार करता है, बालक किस प्रकार से उस समस्या को हैंडल करने के हद तक जाता है, उस सोच विचार के स्तर को, स्थल को, स्थान को हम विकेंद्रण कहते हैं। विकेंद्रण वर्ड का अर्थ जो है, आप यही अर्थ सटीक जानते रहिएगा, क्योंकि ये पूछ सकता है। अब कह रहे हैं इस संप्रत्यय का विपरीत अर्थ क्या होता है, आत्मकेंद्रण। यानी यहाँ पर है आपका विकेंद्रण, फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ विकेंद्रण है, यहाँ पर क्या है, आत्मकेंद्रण। अब इसमें बालक क्या करता है, इस संप्रत्यय में बालक शुरू में आत्मकेंद्रित रूप से सोचता है और फिर क्या करता है, और बाद में उम्र बढ़ने पर विकेंद्रण ढंग से सोचने लगता है। यानी आत्मकेंद्रण और विकेंद्रण को, दोनों को आप अच्छे से पढ़ लेना, ध्यान देते रहना।
आत्मकेंद्रण से भी पॉइंट पूछ सकता है और विकेंद्रण से भी पूछ सकता है। दोनों ने जीन पियाजे ने अपने अपने ढंग से समझा दिया है। अब लास्ट आपका आता है पारस्परिक क्रिया, एक मतलब पारस्परिक अंतःक्रिया जो होती है। क्या कर रहे हैं, पियाजे के अनुसार बच्चों में वास्तविकता को समझने तथा उसकी खोज करने की क्षमता न केवल बच्चों की प्रवणता पर बल्कि उनके शिक्षण पर भी निर्भर करती है। यानी बच्चे जो सोचते विचारते हैं, वास्तविकता को समझते हैं, किसी भी समस्या के को सॉल्व करते हैं, उसकी जो क्षमता होती है वह क्या है, बच्चों की प्रवणता पर निर्भर नहीं करती। यानी बच्चे कितने मेच्योर हैं, कितने एज वाले हैं, उस पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि उस पर नहीं निर्भर नहीं करती, ऐसा नहीं, उस पर तो निर्भर करती है, बल्कि क्या कह रहे हैं, उनके साथ साथ शिक्षण पर भी निर्भर करती है। यानी उसके साथ साथ उनको जो ट्रेन किया जाता है शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के माध्यम से विभिन्न क्रियाकलापों को लेकर, वह भी जो है निर्भर करती है। कह रहे हैं अतः बालक के विकास के लिए इन दोनों की पारस्परिक क्रिया पर आधारित है। यानी बालक का जो विकास है इन दोनों की पारस्परिक क्रिया पर ही आधारित है, अन्यथा नहीं हो सकता। क्योंकि अगर जब तक बालक जो है वास्तविकता से परिचित नहीं होगा और उसके अंदर क्या है, बच्चों के अंदर जब तक प्रौढ़ता नहीं रहेगी और शिक्षा के माध्यम से उनको जब ट्रेन नहीं किया जाएगा, सुविधाएं नहीं दी जाएंगी, मार्गदर्शन नहीं किया जाएगा, तो बच्चों में क्या है, पारस्परिक क्रिया नहीं हो पाएगी इन दोनों में, और पारस्परिक क्रिया नहीं होगी तो संज्ञानात्मक विकास भी बच्चों में नहीं होगा। यानी इसीलिए तो देखते हैं ना कि जब एडमिशन लेने जाते हैं तो बच्चे लोग बोलते हैं क्या, कि बच्चा 5 साल का नहीं हुआ है, इतने में नहीं एडमिशन लेंगे। बच्चों का टेस्ट लेते हैं, उसके बाद उनके स्किल्स को जानते हैं, उनकी क्षमता को जानते हैं, उसके बाद क्लास वाइज उनको डिवाइड करते हैं। तो जब बच्चों की प्रौढ़ता स्तर और शिक्षण मार्गदर्शन उनका जब बराबर इक्वल इक्वल रहेगा, तब जाके पारस्परिक अंतःक्रिया होगी, तब जाके बच्चे में संज्ञानात्मक विकास हो पाएगा। जीन पियाजे की यह संप्रत्यय कुल मिला के 9 हैं। संख्या को जानते रहिएगा, कभी कभी पूछ देता है जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक विकास में दिए गए कुल संप्रत्ययों की संख्या 9 है। पहला अनुकूलन में सिर्फ जो है 2 भाग दिया है, आत्मसातीकरण और समायोजन, बाकी सब सिंगल सिंगल हैं। सारे के अर्थ को अगर आप जानते हैं तो इसमें से पेडागाजी के अगर एक भी प्रश्न कर दे रहे हैं तो आप कतई नहीं गलत कर सकते, ये मेरी गारंटी है, और इससे बाहर कोई क्वेश्चंस इससे रिलेटेड नहीं आएगा। आगे अब जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की जो अवस्थाएं हैं उसको मैं डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियो में डालता हूं, और इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है मेरा, मैं वीडियो जो ही कंप्लीट होगी मेरी मैं डालता रहूँगा। आप किसी भी टाइम चेक करते रहिएगा, जब भी नोटिफिकेशन के माध्यम से आप पर अपडेट आएगी आप तुरंत उस वीडियो को देखते रहिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।